हेलो एंड वेलकम टू प्रेप रीडर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। 22 तारीख को जो भी स्टूडेंट एग्जाम जाने दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के मन में एक दुविधा जरूर आएगी कि सर कोई ऐसा हमारे एक रिसोर्सेज हो, कोई ऐसा माध्यम हो कि मतलब हमारा नेट जो एक दो नंबर से रुक रहा है या जेआरएफ एक दो क्वेश्चन एक दो नंबर से रुक रहा है, उसको हम उस लाइन को क्रॉस कर जाए, बस इतना सा बता दो। तो यहाँ आज अपन वही सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। 220 प्लस मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, उनके लिए हमें कितनी क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई सारी कर ली, जो आपके बुकलेट पढ़नी होती है वो पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लगा ली होगी कि पीवाईक्यू भी लगा लिए होंगे कि सर में पीवाईक्यू भी लगा लिए। आई होप कि आपने इन सभी का एनालिसिस भी कर लिया होगा अच्छे से। उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं मिस हो रहा होगा, टेस्ट सीरीज में आपके नंबर देख के आपको लग रहा होगा कि सर हमारे नंबर उस रीच तक नहीं पहुंच रहे हैं, किसी में आ रहे हैं किसी में कम हो रहे हैं। तो वो कहाँ तक कैसे पहुंचे, वहां पर क्या चीजें की जाए, वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं आप कर रहे होंगे। तो वो एक एक करके अपन क्या करेंगे, यहाँ देखने की कोशिश करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं गारंटी के साथ आप लोगों को एक चीज कह देता हूँ कि ये हम कोई भी इरेशनल तुक्के की बात नहीं कर रहे कि गए भगवान का नाम लिया ये तुक्का लगा दिया, नहीं। हम यहाँ पर स्मार्ट गैस वर्किंग की बात करेंगे और उस तुक्के की बात करेंगे कि जो रीजनल हो, रेशनल हो, ठीक है, तार्किक क्षमता पर आधारित हो। वो कैसे अपन एक एक करके चीजें पहले आपको मैं समझाता हूँ कि किन चीजों की बात करेंगे। अगर आप उस चीज को देखने आए हो कि सर हमें सीधा ही बता दो, वो एक दो चीजें ऐसी होगी वो जरूर बताऊंगा, लेकिन 100% वो चीजें सभी क्वेश्चन पर काम नहीं करेगी। सभी क्वेश्चन पर कौन सी काम चीजें काम करेगी, वो हम लॉजिकली चीजों पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो स्टूडेंट लॉजिकली चीजें देखते हुए आगे बढ़ने से आ रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए पूरा प्रॉपर वीडियो 15-16 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन के साथ पीवाईक्यू के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करनी है। ओके, तो बैठे रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका मुझे समझ सकता हूँ कि लास्ट टाइम पर किस प्रकार की कैसी आपको समस्याएं होती है। तो हमारा जो गैस वर्किंग का मतलब है कि व्हाट इज गैस वर्किंग, गैस वर्किंग है क्या। तो हम जिस चीज पर काम करते हैं वो है लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच वो है कि आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको किस प्रकार की लॉजिकल अप्रोच अपनानी होती है, वो सबकी जगह अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, आपने भाई रीड करा है, ठीक है, स्टडी करिए, उसके बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई चीजें गई है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आपके पास है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप कॉन्शियस हो जाते हो। अब एग्जाम हॉल में कॉन्शियस होने की वजह से आती हुई चीजें आप भूल जाते हो, कि मिस करने लग जाते हो कि ये कैसे मैं सोल्व करूं, क्या करूं इन चीजों का। तो उन चीजों का सॉल्यूशन लेके आज अपन काम करेंगे कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे करना है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए किन के हेल्पफुल है, मैंने शुरुआत में बता दी, उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से उनको लग रहा है कि हमारा जो छूट रहा है वो हमारा फुलफिल हो जाए। ये नहीं कि हमें पूरी तरीके से कुछ भी नहीं पता, 2 दिन पहले फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद हमें पता ही नहीं है चीजें क्या है। उनके लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको लग रहा है तो आप देखते रहिए, बैठे रहिएगा। अब देखो गैस वर्किंग क्या करनी है आप लोग, यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन आता है उसको 3 से 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले 100% जो आपको आ रहा होता है, आप लोगों ने 100% वाले तो मोटा मोटा अगर कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को छोड़ दे 20 को, तो 130 में से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 क्वेश्चन के अराउंड, कि आपको वो आ रहे होंगे एज इट इज, देखा और आगे 100% आप श्योरिटी के साथ उसको टिक कर दिए। लेकिन आप यहाँ पर इस चीज में फंस रहे होंगे कि इन दो पर, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सर मैं 50-50 या 50 to 70%, मतलब दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन तक तो एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा जरूर होता है कि जहां पर मैं फंस जाता हूँ कि इसको कैसे एलिमिनेट करूँ, ये सही है नहीं है। वहां पर मैं मतलब चीजें पढ़ रखी होती है लेकिन नहीं पता होता, क्योंकि इतना रस होता है, प्रेशर होता है। एग्जाम हॉल का अलग ही प्रेशर होता है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो एक इजी फॉर्मेट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चीजें सारी चीजों का एनालिसिस करके आया हूँ। एग्जाम हॉल में जाने पर एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वो चीजें अभी हम करने की कोशिश करेंगे। और 20-25% में वो होता है कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा, आपको खुद को ही नहीं पता। आपने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। इन चीजों पर अपन फोकस करेंगे। तो मोटा मोटा अपना ये दो काम बचा। अब इन पर फोकस कैसे करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे। ठीक है, बेस्ट वे क्या होगा, इन पर अपन फोकस करेंगे। और बेस्ट वे में क्या होगा, सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन जब उठाओ, पेपर उठाओगे, 150 आपके सामने क्वेश्चन होंगे, और टोटल करके सारे आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ है ही नहीं, तो सारे क्वेश्चन करके आने। सबसे पहले आपको क्या गलती नहीं करनी है, वो ये नहीं करनी है कि कॉम्प्रिहेंशन में आपके जो 40 मार्क्स आते हैं ना, 40 अंक नंबर आते हैं, वो नंबर आपके श्योर होने चाहिए। 40 में से एटलीस्ट 36 to 38 के बीच में मार्क आने ही आने चाहिए। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर यहाँ पर आप ले कर रहे हो ना,
तो मान के चलिएगा कि आप फिर पूरे एग्जाम से बेक हो रहे हो। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 30 मतलब 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप मान के चलोगे आप आउट हो। क्यों आउट हो? क्योंकि सबसे इजी पोर्शन ये होता है, आपके सामने पूरा पैराग्राफ दे रखा हो, उसके बेसिस पर आपको आंसर निकालने हैं। मतलब एक तरीके से बुकलेट है, बुकलेट के वो पेज दे रखे हैं, उनमें से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको तैयारी करके जानी है अच्छे से। कुछ क्वेश्चन आप लगा लीजिए, अभी भी कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यू लगा के जाओ। ओके, फिर सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, ओड इवन। जो एलिमिनेशन मेथड का पहला मेंशन होता है कि ओड इवन पर फोकस करना। अब ओड इवन कौन सा? जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था कि यहाँ पर ओड इवन, वो वाला ही मान लीजिए एक तरीके से, कि कुछ चीजों को अपने को एलिमिनेट करना है कि आज ये चीजें पढ़ेंगे और कल आज ये गाड़ी आएगी, कल ये गाड़ी आएगी। तो इसी प्रकार से अपने सामने मान लीजिए क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में 4 से 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उन 4 से 5 स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट जरूर देखने अपने को कि कौन सा स्टेटमेंट इनसे मैच नहीं कर रहा है, इनसे इतर है, ठीक है, इनके अपोजिट बात कर रहे हैं। अपोजिट बात करने वाला अब ऑटोमेटिकली होगा कि वो गलत होगा कहीं ना कहीं। अब पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक पीवाईक्यू देख लेते हैं। ओके, पीवाईक्यू देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ सर जो बात कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, कि हाँ यहाँ पर अपन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो अपन अगर बात करें कौन सा क्वेश्चन ले यहाँ पर, हाँ ये मूक का क्वेश्चन देखो, सॉरी मूक का नहीं, ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से, ये मैंने करवाया भी इसलिए मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लगा दिया। अगर आपने वीडियो देखे तो आपको समझ में आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड मैंने कैसे सीखवाया था। अब अगर नहीं भी देखा है तो आप इसको ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ मतलब एक फोरम बनाया गया। ओके, इस फोरम में कौन सा कार्य उसका नहीं है ये अपने को प्रोवाइड करवाना है। अब कौन सा कार्य नहीं है वो चीज अपन देखेंगे, तो किस प्रकार से देखें क्या करें वो अपन एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या करेगा, रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों की बात करना। सेकंड है कि प्रौद्योगिकी संस्थान या क्षमता का निर्माण करना। थर्ड है कि अनुदान प्रदान करना। और फोर्थ है R&D के लिए नई दिशा मतलब नई गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करवाना। ओके, नई डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाना, ये काम। तो इन चार में से आप देखो आपको एक ऐसा ऑप्शन जरूर मिलेगा जो आपको ओड लग रहा होगा। ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे। कैसे कॉमन सेंस यूज करना है कि ये एक फोरम है, फोरम गवर्नमेंट बनाती है, एक मंच प्रोवाइड कर दिया। मंच में क्या होता है 5 से 10 मेंबर होंगे। अब उन 5 से 10 मेंबर में वो क्या करेंगे, 5 से 10 मेंबर में वो क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किसी भी डिस्कशन। अब डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट ने कोई टॉपिक दिया होगा, जैसे मान लीजिए यूसीसी का उनको दे दिया, यूनिफॉर्म जो अपने को रूल लागू करना है, तो वो कैसे लागू किया जाए उसके लिए एक फोरम बना दिया। उस फोरम में आपको डिस्कशन करना है। तो फोरम का काम क्या होगा कि आपको कोई ना कोई नई सिफारिश कर दी, सजेशन दे दिया, या फिर कोई R&D के लिए आप कोई टीम बना दी, ये काम हो गया। लेकिन क्या उनको ये काम थोड़े दिया जाएगा कि आप फंड प्रोवाइड करो, अनुदान प्रोवाइड करो, ग्रांट दो। ग्रांट प्रोवाइड करवाने का काम उनका नहीं होता, इस फोरम का काम थोड़े। उसके लिए तो एक अलग से कोई बॉडी होगी, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होगा, मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट होगा, वो फंड प्रोवाइड करवाएगा। ये नहीं कि कोई ऐसे ही कोई फोरम बना दे और फोरम काम करेगा। तो ये थर्ड वाला क्या है, आए समझ में? थर्ड वाला क्या हो गया, थर्ड वाला ओड हो गया। बाकी इवन है, बाकी तीनों एक समान है, ये ओड हो गया, अलग हो गया। तो ये इसका ऑप्शन एलिमिनेट कर लो गया अब इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें अगर, और नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में हो गया एक्सट्रीम वर्ड। अब आपको एक्सट्रीम वर्ड को समझना है कि सर एक्सट्रीम वर्ड कैसे। एक्सट्रीम वर्ड में आपको ये देखना है कि सबसे जो एक तरीके से दे दिया कि आपको बोल दिया कि जो ऑल आ गया, कहीं पर मैंडेटरी वर्ड दे दिया, कंपलसरी दे दिया, डेफिनेटली दे दिया। जैसे मान लो आपको दे दिया कि गवर्नमेंट ने सभी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा दी। अब गवर्नमेंट सभी के लिए स्कॉलरशिप थोड़ी प्रोवाइड करवा सकती, गवर्नमेंट सिलेक्टेड लोगों को देती है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओबीसी SC ST के कैंडिडेट को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो गया कि इस क्राइटेरिया के दायरे में अगर कोई आ रहा है तो वहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और कोई कंपलसरी मैंडेटरी चीज़ होगी तो उन क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के बाहर लोग होंगे उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो एक्सट्रीम वर्ड अगर कहीं भी यूज आते हैं उस ऑप्शन को आपको गलत कर देना, कट कर देना डायरेक्टली। अब इसका अगर क्वेश्चन देखो तो इसका कौन सा क्वेश्चन आप देख सकते हो एक सेकेंड के लिए। ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसके बेसिस पर आप बहुत इजीली आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन ही देख लो आप, ठीक है। इसमें दो चीजें लगेगी, ठीक है। एक तो ये मैंडेटरी वाली होगी और एक कौन सा ऑप्शन लग सकता है, एक कॉमन सेंस वाला ऑप्शन भी लग सकता है। आप कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे, तो इन दोनों चीजों को अपन एक साथ समझते हैं, आपको समझाता हूं मैं। अब यहाँ पर आप कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे देखना। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि PM-E विद्या स्कीम है, उसकी प्राथमिक लक्ष्य की बात कर रखी है। तो PM-E विद्या अगर आपको पता होगा, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा होगा, डिजिटल ई विद्या का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है, गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन की बात करी। यहाँ पर किसकी बात करी, गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन की बात करिए, डिजिटल एजुकेशन की बात करिए कि डिजिटल एजुकेशन। अब डिजिटल एजुकेशन क्यों करिए, क्योंकि जो रिमोट एरिया में कोई भी स्टूडेंट है वो एजुकेशन से
परे हैं, एजुकेशन से इतर है, एजुकेशन से छूट रहे हैं, तो उनको एजुकेशन में प्रोवाइड करवानी। तो किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाए, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप डिजिटली आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप घर बैठे ले लो। तो इसका क्या क्या मतलब निकल के रहेंगे? पहला मतलब, पहला ऑप्शन देखो कि सभी छात्रों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी छात्रों को, पहला होता आ गया ये एलिमिनेशन। दूसरा आ गया कि मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और डिजिटल सर्विस के लिए आपको डिजिटल पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कर दी, आपको फिजिकली कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये कॉमन सेंस आपको याद करना होगा। तो पहले इसके बेसिस पर आपको ए को एलिमिनेट करो, ए को एलिमिनेट करा तो आपके सामने ए और बी कट गया, आप 50-50 पर पहुंच गए। सी और डी में से आपको ऑप्शन होगा, तो सी और डी में डी तो कॉमन हो गया, तो डी पे देखना नहीं है। तो सी और ई वाले ऑप्शन पर देखो, तो सी वाले में क्या कह रहे हैं? टॉपर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभी अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट छात्रवृत्ति किसको प्रोवाइड, सिलेक्टेड लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, सभी को प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो जो सिलेक्टेड है, एक क्राइटेरिया में आएंगे, तो छात्रवृत्ति गवर्नमेंट जनरली, जैसे आप कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो कॉलेज में आपने पढ़ाई करी भी होगी, तो जो रेगुलर स्टूडेंट आते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है? उनको गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप। क्यों देती है? कि आपका जो भी बस का किराया वो आप निकाल लो, या आपको बुकलेट वगैरह कुछ भी परचेज करनी हो वो आप परचेज कर पाओ। इसके लिए आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इसलिए नहीं देती है, अब घर पर बैठे हो, आपको कोई भी खर्चा नहीं, और लो आपको हम मजे लेने के लिए पैसे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेगी। तो सी, इसको सी भी एलिमिनेट कर दो। अगर सी एलिमिनेट हो गया तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं लेंदी ऑप्शन या डिटेल्ड ऑप्शन। ये एक ऐसी चीज है जो अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ा उनके लिए भी ये काम आ जाएगी। जो अपना लास्ट वाला ऑप्शन है ना, कि जहां पर मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ नहीं पता, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ कि मुझे 20-25% मतलब 10% कुछ पता है, कुछ नहीं भी पता, वो स्टूडेंट, उनके लिए ये गेस वर्किंग काम करेगी। ये एक तरीके से प्रॉपर तुक्का है, एक तरीके से ये प्रॉपर तुक्का सेंस में, हालांकि प्रॉपर नहीं है, मैं इसको लॉजिकल आपको बताऊंगा पीछे, आपके लिए तुक्का होगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो रेशनल चीज बताऊंगा। इसमें क्या होगा कि डिटेल्ड ऑप्शन दे रखा होगा। डिटेल ऑप्शन में मतलब हो गया कि अगर आपको परिभाषा दे दी कि ये क्या है, ठीक है, या इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो परिभाषा में क्या है, मैं वो क्या बोलते हैं उसको डिटेल में अगर दे दिया, डिटेल में दे दिया कि 2 से 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में आपको प्रोवाइड करवा दी उसको ऑप्शन, तो 3-4 सेंटेंस में प्रोवाइड करवा दिया। वहीं पर अगर आपको एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन में अगर आपको कोई सेंटेंस प्रोवाइड करवाएगा, तो वो कौन सा ज्यादा डिटेल में होगा? तो 3 से 4 वाला। और 3 से 4 वाला अगर ज्यादा डिटेल में होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो ज्यादा करेक्ट होने की संभावना होगी। अब इसका ऑप्शन अपन देखते हैं। अभी देखो आपके सामने, ये देख लो आप, ये वाला देख लो पहले तो, कि मूक के बारे में है कि विच वन इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ मूक के बारे में, कि मूक को डिफाइन कौन कर रहा है अच्छे से। तो इसमें सबसे बड़ा वाला ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, कि मैसिव एनरोलमेंट हो गया, ओपन एक्सेस हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, और ओपन सेल्फ प्लेस लर्निंग रिसोर्सेज। आया समझ में? कि ये सबसे ज्यादा डिफाइन कर रहा है बाकी के कंपेरेटिवली। एक ऑप्शन ये देखो अगला, ये देखो इसमें कि व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या है, ठीक है, क्या है का मतलब डेफिनेशन ही पूछी। अब यहाँ पर ए और डी को तो आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आप, मैंने क्या बताया कि जो सबसे डिटेल में जिसकी व्याख्या दे रही, डिटेल में व्याख्या ए में और डी में तो है ही नहीं, तो ए और डी में आप लोग को कट कर दिया। सी और सॉरी बी और सी में देखो, बी में क्या कह रहा है? ये सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं आदि का वर्णन करता है। यहां तक इसने 2 लाइन खत्म कर दी, लेकिन इसने क्या कर दिया? ये सामाजिक घटनाओं के कारणों की व्याख्या करता है। मतलब इसने जो भी सामाजिक सारी चीजें थी उसको एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया, इसने 2 से 2.5 लाइन ले ली। आई आपको समझ में? इसका मतलब बाकी 3 लाइनें, जो 3 से 4 लाइनें, उसमें और ज्यादा डिफाइन करा होगा इसने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे आपको, उस पर आपको टिक कर देना, क्लिक कर देना है। ओके, अब लास्ट में अपने बचा कि जो सम आ जाता है, किसी में मे भी आ जाता है, कैन आ गया, समटाइम्स आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया। सम मतलब कुछ स्टूडेंट को ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो हाँ कुछ स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगी। कुछ स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ने बसें लगाई है, कुछ महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू करी है, ओबीसी के स्टूडेंट के लिए करा है। तो वहां पर क्या आ जाएगा? या गवर्नमेंट ये काम कर सकती है पॉसिबली, गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन दी जाती है कि ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। गवर्नमेंट भी कह सकती है, कभी कभी जैसे कि गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो कि हाँ मे भी ये हम काम करेंगे, समटाइम्स, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। तो ये वर्ड क्या है? समटाइम्स, पॉसिबिलिटी। तो इस प्रकार के अगर आए ना, तो उस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। एक्सट्रीम वर्ड में आपको गलत करना है, लेकिन यहां पर सम वाले में क्या करना है? सही करना है। इसके अगर कहीं दिखे कोई ऑप्शन तो अपन देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन लिया हो तो। इसका क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक है। अब जो 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं उनके बेसिस पर कुछ चीज आपको मैं और समझाता हूँ। यहाँ ये कॉमन सेंस वाली चीज है, और कॉमन सेंस किस सेंस में आ गई वो आपको देखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की यहाँ पर बात करिए, इस पर जोर देना है। तो मैं आपको सीधा एक जो सी पर लेके, सी वाले ऑप्शन पर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ोगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा,
सी वाले ऑप्शन में देखो कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना करना। यहाँ पर किस चीज की बात करी? परख। परख अगर आपने पढ़ रखा होगा न्यू स्कीम है, और परख एक तरीके से डिजिटाइजेशन की बात करें, डिजिटली किसी चीज को अपन एनालाइज करेंगे, उसका क्या करेंगे, एक तरीके से उन चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, कि असेसमेंट करेंगे, ऑनलाइन असेसमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन असेसमेंट का सिस्टम 1986 में कैसे हो सकता है? उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं, इंटरनेट ही बहुत मुश्किल से था। तो इस समय क्या करेगा? इसका मतलब जो 2020 में एनईपी आई है उसमें यहाँ पर बात करेंगे, या गवर्नमेंट ने कई अलग स्कीम के थ्रू बात करी हुई, लेकिन 1986 में तो नहीं होगा। ये समझ में आया? तो सी को क्या करोगे आप? एलिमिनेट करोगे। तो सी को एलिमिनेट करोगे, ये गया और ये गया, अपने आप ही 3 नंबर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? आप तो सारे ऑप्शन पढ़ोगे तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। मैं क्वेश्चन इसकी जो वीडियो की लेंथ कम हो इसलिए मैंने सीधा, क्योंकि मुझे पता था और मैंने आपको समझा दिया चीजें। इस प्रकार से अपने को कॉमन सेंस यूज करना है। एक क्वेश्चन ये देखो अपन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, यहाँ पर क्लाउड करो, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेगी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्या पूछ रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो क्या कर रखा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के क्या लाभ हो सकते हैं? जो अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी आपको ये, जैसे कि ये फाइल टाइप कर रखी है तो वर्ड में टाइप होती है, फिर उसकी पीडीएफ बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में जो यूज करते हैं उसके क्या क्या लाभ हो जाएंगे? पहला लाभ, इसमें OD1 वाला भी लगेगा, ठीक है, इसमें किन किन चीजों का यूज कर सकते हो? OD1 को भी यूज कर सकते हो, दूसरा कॉमन सेंस को भी यूज कर सकते हो। ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको यूज करनी है। तो पहले वाले में क्या कर रखा है? उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता क्योंकि ऑनलाइन ही काम कर लो, ऑनलाइन काम कर लो सीधा सीधा वहीं पर। सेकंड, उपयोगकर्ता को हार्ड डिस्क पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए स्थान आवंटित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सी में क्या रखे कि दस्तावेज सहेजने के लिए भंडारण स्थान क्लाउड प्रदाता प्रदान किया जाएगा। मतलब आपको क्या करेगा? स्टोरेज नहीं करना, स्टोरेज आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। फोर्थ में क्या रखा कि यदि उपयोगकर्ता के पास इंटरनेट धीमा कनेक्शन है तो उसे अपने दस्तावेज तक पहुंचने या डाउनलोड करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। नो एनी प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर एनी की बात करके, आप एनी वर्ड भी एक एक्सट्रीम वर्ड है, जो एक्सट्रीम वर्ड था वहां पर आप ये भी चीज ऐड कर लो, किसकी बात कर रहे हैं? एनी में। तो एनी अगर वर्ड आ गया तो उसको भी आपको क्या करना? गलत करके चलना, क्योंकि एनी एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो डी को आप क्या करोगे? गलत करो। तो डी किस किस में? डी तो केवल एक में ही है, तो ये एक गलत हो गया, तो मतलब सी तो अपना गलत हो गया। अपने पास 3 ऑप्शन बचे, अभी भी अपन 50-50 पर नहीं आए। अब बाकी ऑप्शन में देखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या बेनिफिट है। पहला है कि भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, तो स्टोरेज भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो तीनों क्या रख रहे हैं? तीनों इवन है, ये ओल्ड हो गया, तो तीनों इवन है तो तीनों सही हो जाएंगे, तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा अपन ने सारी की सारी चीजें किस पर बेसिस करी है? रेशनल बातें करी है। ओके, कि रेशनल के बेसिस पर कौन सी चीजों को अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ये चीजें देखी थी। ऐसे नहीं कि किसी भी प्रकार का प्रॉपर तुका केवल अपने डेफिनेशन वाले में देखने की कोशिश करिए, वो भी रेशनल बेसिस पर मैंने समझाया आप लोगों को कि क्यों हो सकता है। ओके, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी और आपका एग्जाम भी अच्छा होगा, क्योंकि इन चीजों को अगर अप्लाई करके देखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में और आपको आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो क्यों नहीं इस चीज को अप्लाई करके देखिए, और अप्लाई करके देखना। आप हमें जरूर कॉल करके बताओगे कि सर यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। और अगर आपको हेल्प मिले और आपको लगे कि हम सर के साथ चीजें शेयर करना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, कॉल करके बता देना ठीक है सर, ये हमने हमारा जो आपका वीडियो देखा था हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, और इसके लिए हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपकी टीम का धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम जो सही डायरेक्शन में स्टूडेंट को गाइड कर पा रहे हैं। ओके, और आपको, आप सभी को बेस्ट विशेष, जो भी एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, सभी को बेस्ट विशेष, आपका एग्जाम क्लियर हो, आपका नेट क्लियर हो, आपका JRF क्लियर हो, एटलीस्ट नेट तो क्लियर हो, ताकि क्या होगा कि आप कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम आते हैं या उसके रिलेवेंट जो भी एग्जाम आते हैं उसको आप अच्छे से दे पाओ, आपका भी मनोबल बढ़े, आप नेक्स्ट टाइम फिर से JRF करने की तैयारी में लगोगे। हाँ, मेरा इसकी वजह से नेट तो क्लियर हुआ, तो फिर JRF के लिए आप, और हम आपको गाइड करेंगे कि सर आप पूछना कहीं पर भी आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।